हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था शब्द निर्माण या शब्द समूह, जिसमें हमने उपसर्ग, प्रत्यय और समास के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, शब्द और पद। अब कहेंगे कि मैम शब्द तो हमने वहाँ पे पढ़ चुके थे, अब काहे रिपीट कर रहे हैं? तो भाई इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि अब हम शब्द के बारे में और चीज़ें जानेंगे। वो पद कैसे बनता है, पद क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। सेकेंड थिंग कि ये जितनी इजी होने वाली है उतनी ही इंटरेस्टिंग भी लगेंगी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, और जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें हमारे नियरेस्ट ही होती है, हम उसे कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को हमें बस सीखना है, क्योंकि हम हिंदी भाषा बोलते हैं, और जब हिंदी भाषा बोलते हैं तो हमें हिंदी का ज्ञान भी होना चाहिए। मतलब मैंने जब आपसे शब्दों में अपनी बात की, मतलब कहीं ना कहीं हर एक जो मेरे इमोशंस है, मेरे जो थॉट्स है, आपको डिलीवर करने के लिए मैं एक शब्द का सहारा ले रही हूँ। तो वो शब्द क्या होते हैं, आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि शब्द आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो हमारे लिए और इजी होने वाला है, और हम इतने सारे शब्दों को बोलते हैं तो कौन से शब्द क्या होते हैं, तो इसके बारे में जानना है तो ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि भाई शब्द और पद एक्चुअल में होते क्या है। हमें पता है शब्द क्या होते हैं कि बहुत सारे वर्णों से मिला हुआ एक जो पूरा मतलब जब वर्णों को आप कंबाइन कर देते हो तो आप उस चीज को कहते हो शब्द। ठीक है, वर्णों का समूह। जब आप अलग अलग वर्णों को साथ में रखते हो, उसका समूह बनाते हो, तो वो शब्द कहलाता है। लेकिन वो शब्द कब कहलाता है? कोई मीनिंगफुल अर्थ निकले। ठीक है, मतलब वो मीनिंगफुल वर्ड हो, ठीक है, वो एक सार्थक शब्द हो, मतलब वो सही मायने में कोई अर्थ निकालता हो, तब वो कहलाएगा शब्द। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी शब्द उठा करके मतलब कोई भी वर्णों का मेल कर दिया, उसका समूह बना दिया तो वो शब्द बन जाएंगे। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे सपोज हम ये शब्द शब्द को ही ले लेते हैं। जब किया, फिर आधा ब और द, इसको जब आपने मिलाया तो ये एक शब्द बना। शब्द का मतलब वर्णों का मेल। अच्छा, इससे तो आप थोड़ा, हम किसी और से देखते हैं। जैसे कि हम मान ले कमल, हमने क लिया, म लिया और ल लिया, ये सब इंडिपेंडेंट अलग अलग थे। जब आपने ये अलग अलग वर्ण थे, जब आपने इन्हें एक साथ में रखा तो ये हो गया कमल। और कमल का मतलब होता है जो फूल, फूल का एक टाइप, ठीक है, एक प्रकार का फूल। कमल मतलब एक प्रकार का फूल होता है, जो हमें पता है। लेकिन अगर से हम इसे म, ल, क या ल, क, म ऐसे कर दे तो क्या ये शब्द बनेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगफुल है, इसलिए ये शब्द होगा। और ये जो है, ये सारे क्या कहलाएंगे? कोई शब्द नहीं कहलाएंगे, ये निरर्थक है, इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो शब्द की परिभाषा यहाँ से हमें क्लियर हो गई कि जब आप वर्णों का मेल करते हैं और उससे कोई सार्थक अर्थ निकलता है उन समूह का, तो हम उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, चलो इतना तो क्लियर हो गया। अब हम आगे एक शब्द की प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लेते हैं, हालांकि आप पहले भी देख चुके हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। ठीक है, मतलब सार्थक होने चाहिए वो, क्योंकि आप कुछ भी उठा के नहीं डाल सकते। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर अधिक ले लिया, तो मैंने प्लस ई ध क, सॉरी पहले ध आएगा फिर ई कनेक्ट होगा उसमें, ठीक है, ध प्लस ई, तो ये क्या हुआ, मतलब ये इससे ज्वाइंट हुआ तो ये बन गया अधिक। ये इतने वर्णों का मेल था तो ये बन गया हमारा अधिक। और अधिक का मतलब क्या होता है? ज्यादा, लेकिन हम इसको कुछ और नहीं कर सकते ना, अध की, इस टाइप से तो उसको कंबाइन नहीं कर सकते। जब हम इसका एक प्रॉपर समूह बनाएंगे और वो कोई अर्थ निकालता है, तब हम इसे कहते हैं क्या? शब्द। ठीक है, और शब्द के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जब शब्द में पहले कोई लगा करके कोई बनाया जाता है तो उसे उपसर्ग कहेंगे, पीछे लगा के कुछ बनाया जाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। समास की डेफिनेशन भी हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी थी। तो हाँ, तो समूह ये जैसे कि सोहन हो गया, खीर, मीरा, खेलता, शतरंज, मतलब कोई भी दुनिया में हर एक शब्द जो है वो शब्द है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ आप यहाँ पर भी मेंशन कर दोगे तो वो एक शब्द हुआ। पर शब्द हुआ, मेंशन एक वर्ड हुआ। इस टाइप से हर चीज जो है जब आप इसमें रख देते हो तो वो शब्द होती है। अब आप कहेंगे सेकेंड वाला जो एक टर्म आता है पद। ठीक है, अब पद क्या होता है? अच्छा, ये वही डेफिनेशन है कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द सार्थक वर्ण
अक्षर समूह होता है। सार्थक मतलब वही कि जिनका कोई अर्थ निकलता है, कोई भी निरर्थक जो शब्द है वो वहां पर मेंशन नहीं किया जाता, मतलब उन्हीं वर्ण समूह को रखा जाता है जिनका कोई अर्थ निकले, कोई मीनिंगफुल रहे वो, तभी आप उसे शब्द कहते हैं। शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं और वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग जो है वो स्वतंत्र रूप से होता है। डेफिनेटली। अब आप इस लाइन को पकड़ के चले, जब भी कोई शब्द को आप स्वतंत्र रूप से रखे तो वो शब्द होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है, तो ये वर्ण जो है ये क्या है, एक शब्द है। लेकिन अगर मैं इसे कहीं और यूज करूं, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, अच्छा चलो हमने वर्णों, अगर मैंने यहाँ पर अलग से वर्णों को यूज किया है, इसके साथ में कोई और चीज नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक शब्द कहलाएगा। लेकिन इसी शब्द को अगर मैंने इस सेंटेंस में यूज किया है, तो अब ये क्या होगा, तो आप कहेंगे कि मैम ये भी तो वर्ण ही कहलाएंगे, मतलब ये भी शब्द ही कहलाएंगे ये जो वर्ण है, क्योंकि यहाँ यूज किया, ये यहाँ यूज किया है तो एक ही। या हमने अलंकार पढ़े थे, वैसा तो नहीं होगा कि हमने पहले एक बार कोई आ रहा है फिर बार बार आ रहा है तो उसका अगर यूज अलग अलग अर्थ बदल जाएंगे या हर बार का एक अलग अर्थ होगा, तो ऐसा नहीं है। तो देखो, जब कोई जो है शब्दों का समूह जो कि अलग से रह रहा है, एकदम स्वतंत्र है, उसके ना आगे कोई है ना उसके कोई पीछे है, तो वो कहलाता है शब्द। लेकिन जब उन्हीं शब्दों के समूह को लेकर के आप कोई वाक्य बनाते हो, ठीक है, जब ढेर सारे, पहले हमने वर्णों के समूह से एक शब्द बनाया, अब हम शब्दों के समूह से जब कोई वाक्य बनाते हैं, जैसे कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, शब्द एक खुद शब्द हुआ, वर्ण एक दूसरा शब्द हो गया, के एक अलग शब्द, मेल अलग शब्द, से अलग शब्द और बनते हैं, ये सब अलग अलग पढ़े हुए हैं, ठीक है, सब अलग अलग स्वतंत्र रूप से पढ़े हैं। लेकिन जब आप इसको उठा करके एक माला में पिरो देते हैं, तो हम इन्हीं पद के नाम से परिभाषित करते हैं। क्लियर, कि जब आप अलग अलग जो वर्ण, मतलब अलग अलग जो भी शब्द रखे हुए हैं, आप उसको किसी पद सेंटेंस में कन्वर्ट करते हो, किसी वाक्य में कन्वर्ट करते हो, तो उस वाक्य का हर एक शब्द जो है वो पद कहलाता है। मतलब कोई फर्क नहीं हुआ कि पद क्या है और शब्द क्या है, बस फर्क इतना सा है कि अगर वो स्वतंत्र रूप में है तो वो शब्द कहलाएगा, लेकिन अगर वो किसी वाक्य में शामिल हो जाते हैं तो वो उस वाक्य के पद कहलाते हैं। क्लियर, जैसे इस वाक्य में कितने पद है, शब्द के, मेल, से, बनते हैं, 7 हो गए, 1 5 6 7, इसको इसके पद कहते हैं। क्लियर, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर ये शब्द मेंशन है, अगर वो शब्द अलग है, जैसे कि यहाँ पर एक शब्द मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ पर बन, यहाँ पे है लिख दिया, ये सब इंडिपेंडेंट, इसको क्या कहेंगे कि ये शब्द है। लेकिन जब आपने इन सारे शब्दों को रख दिया कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, तो ये पद कहलाते हैं। सेम चीज जब आपने सार्थक वर्णों के समूह को उसे शब्द बनाया था, वैसे ही अब आप सार्थक जो सेंटेंस है वो बनाएंगे तो ही इसको हम पद कहेंगे। मतलब एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, आप कोई भी सेंटेंस उठा करके उल्टा सीधा नहीं बना सकते। जैसे कि हमने एक शब्द बनाया था तो वो सार्थक था हमेशा, तो उसी तरीके से हम एक सेंटेंस भी बनाते हैं तो वो भी सार्थक होने चाहिए, और उसके हर एक टर्म को हम शब्द पद के नाम से परिभाषित करते हैं। ठीक है, जब कोई शब्द स्वतंत्र ना रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तब वह पद बन जाता है। क्लियर, मतलब क्या हुआ, मतलब व्याकरण के नियम कि आपने उसको एक सेंटेंस में जमाया, और जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो हमें पता है कि हम उसको किन रूल्स के तहत बनाते हैं। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, खाना मैं खा रही हूँ, ऐसे उल्टा सीधा नहीं, रही हूँ मैं खाना, ऐसे नहीं, हम उसको व्याकरण के तहत जमाएंगे कि पहले संज्ञा आएंगी जो करता है, फिर वो क्या कर रहा है, किसे खा रहा है, ऐसे बकायदा रूल्स, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर, तो अभी हमारे पास में क्या हुआ कि जब हमने शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांध दिया, ये हमने उसको वाक्य में पिरो दिया, तो वो शब्द जो है वही शब्द पद बन जाता है। अब इन दोनों में फर्क क्या हुआ, बस इतना फर्क है कि शब्द हमेशा स्वतंत्र होते हैं और पद जो है वो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जब भी वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है तो वो पद होगा, अगर वो स्वतंत्र रूप में शामिल है तो वो शब्द कहलाएगा। क्लियर, बस इतना सा है, बस आगे पीछे नहीं करना है, दोनों ही एक चीज है, बस इतना फर्क हो गया कि एक शेर जो है वो खुला घूम रहा है और एक जो है वो झुंड में घूम रहे हैं, साथ में झुंड में है। तो इस तरीके से जो झुंड में है वो पद कहलाएंगे, जो स्वतंत्र है वो क्या कहलाएंगे, शब्द कहलाएंगे। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है,
तो अब ये जो शब्द होते हैं वो किन नियमों में बनते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा कि वो व्याकरण के नियमों में बन जाते हैं। तो वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बन करके शब्द जो है वो पद बन जाते हैं। कैसे? जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, कौन खा रहा है? मैं खा रही हूँ। क्या खा रही हूँ? खाना खा रही हूँ। क्या कर रही हूँ? रही हूँ। इस टाइप से हो गया, क्रिया हो गई। अब इनको आगे चल के पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे कि पद एक हो गया, सीता गाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सीता अगर से शब्द जो है वो अलग से शब्द है, लेकिन जैसे ही सेंटेंस में लाया तो वो क्या बन गया? पद। हमने पहले वाले सेंटेंसेस में भी पढ़ा, मतलब हमने जो समझा रहे उन्हीं को। जैसे कि ये पूरा सेंटेंस पकड़ लेते हैं। अगर यहाँ से मैंने अलग उठा दिया तो सीता जो है ये सिर्फ एक सिंगल शब्द है। ठीक है, सीता सिंगल है। यहाँ पर ये जो पद है ये सिर्फ एक शब्द है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इसे एक पूरे सेंटेंस में डाला कि यहाँ सीता शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित हो गए हैं, तो ये पद और ये सीता क्या बन गए? पद। मतलब ये आपस में पद बन गए हैं, क्योंकि ये एक वाक्य के शब्द है। जब भी कोई वाक्य के शब्द होंगे तो आप उसे पद कहेंगे, अगर वो स्वतंत्र रूप में है तो हम उसे पद कहते हैं। बस इतनी सी कहानी थी शब्द और पद की। ये यूं कहे दोनों एक ही थे, बस इतना याद रखना है कि एक अकेले घूमेगा और एक झुंड में रहेगा। ठीक है, जो झुंड में है वो पद है और जो अकेले है वो शब्द है। क्लियर? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सार्थक वर्ण समूह अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उस शब्द को पद कहते हैं। डेफिनेटली अभी हम लोगों ने क्या बात की कि जब आप कोई अर्थपूर्ण वर्णों का मेल करते हैं तो वो शब्द बनता है, और जब आप किसी अर्थपूर्ण शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वही शब्द जो है वो पद बनते हैं। मतलब आपका हर सेंटेंस जो है वो हर एक चीज, आपका शब्द हो, वो आपका वाक्य हो, पद हो, वो हमेशा सार्थक होने चाहिए, वो अर्थपूर्ण होने चाहिए या मीनिंगफुल होने चाहिए। अब यह केवल शब्द नहीं रह जाता, बल्कि यह शब्द वाक्य में लिंग आदि दर्शाता है। अब ये कैसे दर्शाता है, ये नियम थोड़े से अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि शब्द जो होते हैं, शब्द या पद कहे तो उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। अब जो शब्द होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक शब्द है, मतलब एक समूह है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? राम खाना खा रहा है। आप इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो ये अलग अलग शब्द, खाना एक शब्द हो गया, राम एक शब्द हो गया, रहा है एक शब्द हो गया। ठीक है, जब आपने उनको सबको कंबाइन किया तो क्या हो गया? राम खाना खा रहा है। मतलब इसके हर एक शब्द क्या बन चुके हैं? अब पद बन चुके हैं। और ये पद अब हमारे पास में क्या कहा है कि ये शब्द जो है वाक्य में लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो है इसको शो करते हैं। अभी हमने प्रीवियसली थोड़ा सा स्लाइड में पढ़ा कि ये किसी व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं। अब भाई आपने यहाँ पर रख दिया एक राम, ठीक है, सेकेंड हो गया आपका खाना या रहा, ठीक है, आम एक हो गया है। इतने सारे शब्द है, आप इसको वाक्य बनाना है तो आप इसको सही तरीके से आम, राम, खाना, रहा है इस टाइप से नहीं रखेंगे। अब बकायदा उसको एक फॉर्मेट में रखेंगे जो होता है कर्ता ने कर्म को कर्णम से, इस टाइप वाला जो होता है वही, कि सबसे पहले आप संज्ञा रखेंगे। ठीक है, जो कर रहा है आप उसके हिसाब से राम जो है, मैंने अभी रही बोल दिया था तो वो गलत था क्योंकि ये फीमेल है। ठीक है, और मैं फीमेल का बोल रही थी। ठीक है, तो ये मतलब ये क्या हुआ? ये है तो हम उसके हिसाब से ही उसका कर्म रखेंगे कि जो भी कर रहा है। तो राम, ठीक है, राम है इसलिए वो रहा है। ठीक है, इस टाइप। क्या खाना ठीक है, खा। अब वो क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? वो आम खा रहा है, तो हमने लिखा आम खा रहा है। ठीक है, तो राम था, राम के हिसाब से हमने हमारा जो भी क्रिया थी उसके हिसाब से रहा है, रही है, जो भी हमारा पहले का शब्द था, मेल था, फीमेल था, उसके अकॉर्डिंग लगाया। ठीक है, उसमें क्रिया क्या करना हो रही, कौन सी क्रिया कर रहा है? वो खा रहा है। ठीक है, जो भी था क्या कर रहा था? आम खा रहा था, क्योंकि वो खाने वाली क्रिया थी। तो ऐसे तो इसमें हर एक शब्द जो है वो हर एक चीज को दर्शाता है। जैसे राम जो है एक व्यक्ति को दर्शा रहा है तो वो संज्ञा हुई। यहाँ पर जो रहा है वो एक लिंग को भी बता रहा है, और वो खाना क्या है? वो क्रिया को दर्शा रहा है। तो हर एक शब्द जो है वो अलग अलग प्रक्रियाओं को दर्शाता है कि उसके वजह से यहाँ पर क्या चीज हो रही है ना। इसको अभी हम और आगे समझेंगे। तो राम और आम शब्द का पद परिचय है संज्ञा, और खा रहा है का जो है वो है है। ये क्या हो रही है? वो क्रिया हो रही है। और रहा से क्या पता चल रहा है कि एक पुरुषवाचक है। ठीक है,
ये पुरुष मतलब ये मेल वाला जो है यहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है। राम जो है क्या कर रहा है, राम है तो राम जो है एक व्यक्ति है, और व्यक्ति किसको शो करता है, संज्ञा को, ये भी हम परिभाषा में पढ़ लेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर हर एक शब्द, मतलब कहने का यही हो रहा है कि हर एक शब्द जो है वो किसी न किसी मतलब को बताता है। जैसे राम एक संज्ञा को दर्शा रहा है, तो खाना एक क्रिया को दर्शा रहा है, और किसके साथ में हो रही है क्रिया, तो आम, आम को खा रहे हैं। इस टाइप से हर एक शब्द जो है वो किसी न किसी चीज को प्रदर्शित करता है या बताता है, वो परिभाषित करता है उस चीज को, क्लियर। देन आता है, अच्छा अब शब्द और पद में अंतर क्या है। अभी हम लोगों ने शब्द और पद में अंतर बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। जो मायने सा है कि शब्द हमेशा क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं, और पद क्या होते हैं, वो हमेशा वाक्य में बंधे हुए होते हैं, ठीक है। या हम यूं कहें कि जो वाक्य में शब्द होते हैं, हम उन्हीं शब्दों को पद कहते हैं। शब्द वर्णों की स्वतंत्र और सार्थक इकाई होती है, और पद वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, ये भी सार्थक ही, कोई डाउट नहीं है, दोनों ही अपने आप में सार्थक है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, कि जो भी शब्द है उसका परिचय किससे होता है, कि जो भी उसका मीनिंग निकलता है, ठीक है, जो भी उसका अर्थ निकलने वाला है उससे। जैसे कि पेन, ठीक है, पेन का मतलब एक लिखने वाली चीज, यही हो रहा है। लेकिन जब आप एक सेंटेंस में कोई पद उठाते हैं तो उससे पूरा ही व्याकरण का परिचय होता है। जैसे कि राम आम खा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे संज्ञा क्या हुई, राम हुई, क्रिया क्या हो गई, खाना उसकी क्रिया हो गई। तो वो जो है शब्द सिर्फ अपने आप का अर्थ बताता है, लेकिन जो वाक्य होता है ये संपूर्ण ग्रामर का, कि वो किस नियमों से बंधा हुआ है, उसके साथ में कौन कौन सी चीजें कनेक्ट है। क्योंकि भाई अच्छे से समझो ना कि पद वाक्य का वो है, ठीक है, तो वहां पे जो पद है वो जिस वाक्य में जिस तरीके से एडजस्ट है, तो उस हिसाब से उसका व्याकरण वाला जो है वो अर्थ बताएगा, क्लियर। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकते हैं। हाँ, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो, मतलब हमने क्या बात की कि शब्द जो होते हैं वो हमेशा जो भी मीनिंगफुल होते हैं हम उसी को लेते हैं, लेकिन कई बार अननेसेसरी ऐसे शब्द हो जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी वो प्रयुक्त तो हो जाते हैं। तो इस तरीके से शब्द जो है सार्थक और निरर्थक भी होते हैं, लेकिन परिभाषा अगर लिखनी है शब्द की, तो सार्थक शब्दों वर्णों के मेल को ही शब्द कहते हैं, ठीक है, क्लियर। पद वाक्य, ठीक है, पद जो होता है वो देखो, शब्द जो है वो अपने आप में मीनिंग निकालते हैं, सार्थक होता है, लेकिन पद क्या करते हैं, उस वाक्य में मदद करते हैं अपना अर्थ निकाल के, पूरे ही वाक्य को कनेक्ट करके उसका अर्थ निकालने के लिए। तो इसीलिए उसको यहाँ पर इंडिकेटर बताया है। वचन कारक क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है, ना उसके आगे कोई है ना कोई पीछे है, लेकिन पद में सारी चीजें होती है। अभी हमने राम खाना खा रहा, राम आम खा रहा है या खाना खा रहा है, तो इसमें सारी लिंग था तो वो पुरुष था। वचन सिंगल था क्योंकि राम अकेला है तो वो एक वचन में आ रहा है, ठीक है। कारक है, क्रिया क्या हो रही थी वहां पर, कि वो खा रहा है, तो उसका खाना जो है वो उसकी क्रिया हुई। तो पद में हर एक चीज होती है, लेकिन शब्द में ये चीजें नहीं होती है। अब पद में ये सारी चीजें होती है, तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो शब्द या पद के दो भेद होंगे, ठीक है, एक तो विकारी और दूसरा अविकारी। अब भाई ये तो हमने इसके भेद देख लिए कि ये विकारी होते हैं, अविकारी होते हैं। तो विकारी क्या चीज होंगी और अविकारी क्या होंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या हो रहा है कि जब हम किसी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर लेते हैं, तो वो कहलाते हैं विकारी शब्द, ठीक है। जैसे बुढ़ापा, देखो बुढ़ापा एक टाइम में आपके यंग एज थी, फिर आप ओल्ड एज में चले गए, कभी आप चिल्ड्रन हुआ करते थे, तो ये परिवर्तित हो रहा है। बुरा, कभी वो अच्छा था, जागना, कभी वो सो रहा था, दौड़ रहा, तो कभी खड़े भी रहेंगे। हाँ, तू, मैं, हम सब, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। जैसे किताब है तो आप किताबों कर सकते हो, मतलब उसमें परिवर्तन हो रहा है, एक किताब से बहुत सारी किताबें हो रही है। तो वो सारे शब्द जिसमें कुछ परिवर्तन उत्पन्न किया जा सकता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इसके साथ में, अच्छा, विकारी शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, चार: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हो क्या होती है ये भी हम इसमें जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम अविकारी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जो विकारी था उसने अ लगा दिया, तो अविकारी क्या हो जाएंगे, कि जहां पे कोई परिवर्तन नहीं होते हैं वे शब्द जो है वो अविकारी कहलाते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका कहीं पे भी हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसे कि धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आप बोलेंगे कि तेज तेज भी तो कर सकते हैं, तो आप तेज तेज भी रखेंगे तो भी ये यही होगा, ठीक है। तथा वाला तो यही है ना कि और
जो वर्ड जोड़ रहे हैं आप इसको किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते। और ढेर सारे, ये अलग है, लेकिन आप और में उसको प्लूरल नहीं कर सकते। किंतु, वह, अच्छा, ये इस टाइप के जो शब्द है जो आप कहीं कहीं बीच में कंजक्शन के तौर पे या किसी को संबोधित करने के तौर पे लाते हैं, तो ये सारे शब्द जो होते हैं वो अविकारी होते हैं। जैसे विकारी 4 तरीके के थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। उसी तरीके से उसी प्रकार अविकारी जो होते हैं वो भी 4 प्रकार के हैं, जिसमें आता है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। अब ये सारी चीजें क्या होती है हम ये भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन शुरू करते हैं हम विकारी से। तो विकारी में क्या था, सबसे पहले हमारे पास था नाउन, ठीक है, या संज्ञा। अब संज्ञा किसे कहते हैं, तो सबसे इजीएस्ट, ठीक है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और ये हमने हमारी 3rd या 4th क्लास से रटा हुआ है। क्लियर, हम इसी चीज को उठाते हैं कि संज्ञा क्या होती है, ये नाउन क्या होता है कि किसी कोई भी स्थान हो, कोई वस्तु हो, किसी का भी, उसके नाम को आप संज्ञा कहते हो। इसको आप पेन एक संज्ञा है क्योंकि इसका नाम पेन है, मेरा नाम ज्योति है, ठीक है। तो ये मैं एक संज्ञा हूं क्योंकि एक व्यक्ति का नाम हो गया। मतलब इसमें क्या क्या, व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई भी, आप हो, मैं हूं, ये है, वो है, कोई भी हो, तो जो भी व्यक्ति का नाम आता है तो वो संज्ञा होती है। तो आपसे अगर पूछने के लिए आपसे क्वेश्चन आ जाए कि आपको यहाँ से संज्ञा फाइंड करनी है, अगर वो व्यक्ति है तो आप उससे निकाल सकते हैं। फिर अगर कोई स्थान का नाम आता है, ठीक है, स्थान का नाम, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कुछ भी है ना, यूपी, लखनऊ, ये तो स्टेट हो गई। हाँ, इसमें एक चीज, एक तो इसमें आप ऐसा नहीं लोगे कि आप सिर्फ सिटी के नाम लोगे, आप कोई भी स्थान ले सकते हो। वो कोई देश हो सकता है, वो कोई कंट्री हो, सॉरी कंट्री देश एक ही हो गया, कोई स्टेट हो सकती है, आपके सिटी का कोई प्लेस हो सकता है, मतलब कोई भी प्लेस, मतलब वो स्थान है तो वो कोई भी, तो वो उसका मतलब जो भी ऐसा कोई स्थान को संबोधित कर रहा है कोई शब्द, तो वो हमेशा संज्ञा के नाम से जाना जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से कोई वस्तु का नाम, ठीक है, वस्तु ये पेन हो गया, ये होल्डर हो गया, इस टाइप से ये चश्मे का बॉक्स हो गया, तो हर एक चीज जो है वो भी संज्ञा के नाम से जानी जाएंगी, मतलब कोई भी। फिर उसके बाद में अगर कोई भाव आता है, कोई इमोशन के नाम से आता है, तो वो भी हमेशा किसके नाम से जाना जाएगा, संज्ञा के। तो आपको क्लियर हो गया, अगर कहीं व्यक्ति का नाम आ रहा है, स्थान का नाम आ रहा है, वस्तु का नाम आ रहा है, भाव का नाम आ रहा है, तो ये सारी चीजें जहां पर भी आएंगी तो वो हमेशा संज्ञा के नाम से जानी जाएंगी, आप उसे संज्ञा कहोगे। जैसे व्यक्ति, बालक, बालक एक व्यक्ति भी है, ठीक है, बालक का नाम भी कुछ उमेश, रमेश, सोमेश कुछ भी हो सकता है। तो ये व्यक्ति क्या हो गया, ये हो गया संज्ञा। अगर आपको सेंटेंस में दिया जाएगा राम खाना खा रहा है, तो यहाँ पे संज्ञा क्या हुई, राम हुआ, क्योंकि राम खाना खा रहा है, राम एक उसका नाम हुआ। अब आप कहेंगे आम भी तो है, ठीक है, तो आप आम को ले लेंगे, तो वो आम नहीं है, आम एक फ्रूट में चले जाएगा, तो आप कहेंगे वस्तु, वस्तु में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाई अगर वहां पे व्यक्ति है तो आप उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। नगर, नगर क्योंकि हमने स्थान का नाम लिया है तो नगर आएगा ही, तो वो भी संज्ञा हो गई। कुर्सी, कुर्सी वस्तु के नाम पे आ गई। सुंदरता, अब सुंदरता को हम क्यों लेंगे, क्योंकि आप सब कहोगे सुंदरता ये तो किसी के बारे में चीज बता रहा है। क्लियर, ये क्या हो गया, हाँ, तो सुंदरता हो गया कि ये तो किसी की तारीफ कर रहे हैं, या जो भी हो किसी के बारे में संबोधित कर रहे हैं, तो भाई ये एक भाव हो गया कि आप किसी को सुंदर बता रहे हैं, उसमें सुंदरता है, तो ये एक इमोशन हो गया। तो इसीलिए हमने इसे नाम दिया है कि ये भी संज्ञा है, कि कोई सुंदरता होना हो रहा है कि आप सुंदरता यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आप इसे एज ए संज्ञा जो है वो यूज करेंगे। मोहन, मोहन तो भाई किसी व्यक्ति का नाम है, तो आप उससे मोहन जो है वो संज्ञा होगा ही। भोपाल एक स्थान का नाम है, तो वो भी संज्ञा होगा ही। इन शॉर्ट ये समझे कि जब भी किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या भाव के नाम आते हैं तो उसे हम संज्ञा कहते हैं, तो वो शब्द हमेशा संज्ञा कहलाते हैं। क्लियर, तो संज्ञा की जो परिभाषा है वो इस तरीके से हो गई। अब उसके बाद में आता है सर्वनाम। तो आप याद रखिए सर्वनाम, ठीक है। तो अब सर्वनाम क्या होंगे कि जब भी आप संज्ञा को रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, जब आप संज्ञा को रिप्लेस करते हैं तो जिन शब्दों से आप उसको रिप्लेस करते हैं या उनके स्थान पर यूज करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तो उसे हम सर्वनाम या प्रोनाउंस कहेंगे। अब कैसे रिप्लेस करेंगे ये बताते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पर पिताजी ने राजू से कहा कि तुम अपनी कमीज क्यों नहीं पहनते। देखो, पिताजी ने राजू से कहा, तो अब इनने यहाँ पर अब राजू जो था उसको रिप्लेस किससे कर दिया, तुम, ठीक है। वहां ये नहीं बोला अपनी कमीज क्यों नहीं पहनते,
ठीक है, उनने ये नहीं कहा 19 को किससे कर दिया, क्योंकि यहाँ पर डबल, क्योंकि हम जब लिखते हैं और हमें रूल्स में पता है कि हम सेम शब्दों को बार बार यूज नहीं करेंगे, जहाँ पर रिक्वायर होगा वहीं पे। तो अगर जैसे इस तरीके से हो गया कि पिताजी ने राजू से कहा, ठीक है, या ठीक है, फिर मतलब किसी के बारे में कह रहे हो तो उसको किस तरीके से कहेंगे, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैंने उसे कहा कि वह, ठीक है, मैंने तुमसे कहा कि वह, तो मैंने एक बार पहली बार उसका यूज कर लिया था कि वो राजू था, लेकिन मैंने सेकेंड टाइम में क्या यूज किया इसके बारे में कि वह, तो मैंने उसको रिप्लेस किससे कर दिया, वह, तुम, वो। इस टाइप के शब्दों से जब आप संज्ञा को वापस से यूज करते हो तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सर्वनाम। ठीक है, मैं तुम्हें कह रही हूँ, तो मैंने क्या कहा, तुम्हें। हमको पता है यहाँ पर कि आपके बारे में बात हो रही है, लेकिन फिर भी अब मैंने आपको रिप्लेस करके तुम्हें किया, आप किया कि मैंने टीचर से कहा, मैंने प्रिंसिपल से कहा कि वो, अब मैंने उसको किसे रिप्लेस कर दिया, वो। तो ऐसे मैं भोपाल गया था और वहां, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं भोपाल गया था और वहां, तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि मैं भोपाल गई थी और भोपाल में ऐसा हुआ, तो अब मैं बार बार एक ही एक शब्द यूज नहीं करूंगी। तो मैं उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए जब उस शब्द को किसी एक शब्द से रिप्लेस कर दूंगी तो वो कहलाता है सर्वनाम। मैं भोपाल गई थी, मैंने वहां पर मार्केट गई, मैं वहां पे शॉपिंग गई, मैं वहां पर मैंने ये खाया, मैंने वो किया, मैं उस प्लेस पे गई थी, उस लोकेशन पे घूमी। तो मैंने ये चीजें कही, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं भोपाल गई थी, मैंने भोपाल में शॉपिंग की, मैंने भोपाल में खाना खाया, मैंने भोपाल में इतने प्लेसेस घूमे, मैंने भोपाल में ये किया, मैंने भोपाल में वो किया। तो मैंने हर जगह उसे, उस प्लेस को मैंने वहां से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, हर जगह हमने क्या किया, हमने उसको वहां वहां करके यूज कर लिया, तो हमारी मेहनत बच गई, हमने वो जो शब्द थे उसको रिपीट होने से भी बचा लिया। तो जब भी किसी शब्द को, वो जो कि सर्वनाम के संज्ञा के जगह पे स्थान होते हैं, तो वो कहलाते हैं सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम मतलब किसी चीज को हाइड करके उसको कवर करना, ये भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, आई होप आपको सर्वनाम भी समझ में आया होगा जैसे संज्ञा समझ में आई हो। अब नेक्स्ट है विशेषण। अब विशेषण क्या होते हैं, जब भी आप किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, जैसे कि राजू बहुत मोटा है, ठीक है, तो राजू मोटा है, तो राजू की विशेषता क्या हुई, या मैं वहां पर, अच्छा, संज्ञा या सर्वनाम तो दोनों एक ही वो हुआ कि जो संज्ञा है उसी के रिपीटेशन को हमने सर्वनाम बोल दिया। राजू मोटा है, तो यहाँ पे राजू की, ठीक है, तो उसका मोटा होना जो है ये उसकी विशेषता है, और ये जो प्रकट कर रहा है तो ये शब्द जो है विशेषण कहेंगे, विशेषण, तो इससे याद रखें कि विशेषता। ठीक है, ये देखो जस्ट इसी के नीचे आया भी है, विशेषण विशेषता, मतलब जहां पे कोई शब्द उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है संज्ञा सर्वनाम की, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण, उसकी विशेषता प्रकट करने वाला हमेशा विशेषता कहलाता है। जैसे कि ओके, हाँ, और विशेषण द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है, जिसकी कर रहे हैं तो उसे हम विशेष्य कहते हैं, मतलब विशेष्य की विशेषता प्रकट करना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम जो है इसी को बोल सकते हैं हम कि यही विशेष्य हो गया। ठीक है, जिसके द्वारा जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष, तो यहाँ पर आप संज्ञा सर्वनाम को इस विशेषण वाले सेंटेंस में आप इसे क्या यूज करेंगे, विशेष्य करके यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये कपड़ा बहुत मोटा है, ठीक है, ये कपड़ा बहुत मोटा है, वो पीला है, ठीक है, पीले रंग का ड्रेस है, तो वो क्या है, पीले रंग का ड्रेस है, वो ड्रेस तो है लेकिन क्या है, वो पीले रंग का ड्रेस है। ये पेन काला है, ठीक है, ये पेन है लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि ये काला पेन है। ठीक है, 5 पंच, वो पंच है लेकिन कितने हैं, 5 है, ये उसकी विशेषता हुई। तो वही सारे शब्द जो उसकी कोई ना कोई विशेषता को प्रकट करते हैं। ये बहुत गंदा है, ठीक है, इस यहाँ की विशेषता क्या हुई कि ये बहुत गंदा है। वो बहुत खूबसूरत है, उसकी विशेषता क्या हुई, खूबसूरत होना। क्लियर, तो जो है वो, वह जो हमने यूज किया है ना, तो वो विशेष्य हो गया, क्योंकि हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, उसकी। कपड़ा पीला है, तो पीला क्या है, कपड़ा है, तो कपड़ा क्या हुआ, विशेष्य हो गया। राजू, तो राजू है, मोटा कौन है, राजू, तो यहाँ पर ये संज्ञा या सर्वनाम हुआ, तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, विशेष्य, कि हम इसकी विशेषता की भी आप विशेषता बता रहे हो वो विशेष्य कहलाएगा, और जो जिस शब्द से विशेषता हो रही है वे शब्द हमेशा विशेषण कहलाने वाले हैं। क्लियर, संज्ञा क्लियर हो गया, सर्वनाम हो गया, अब हमने विशेषण पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं क्रिया। तो अब क्रिया क्या होती है, तो भाई वापस आ जाओ कि राजू आम खा रहा है, सॉरी, राम आम खा रहा है। ठीक है, राम
आम खा रहा है। आम क्या कर रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? वेट, देखो क्या हुआ। राम, हाँ जी, देखो हमने क्या लिखा। राम आम खा रहा है। क्लियर? राम क्या कर रहा है? आम खा रहा है। अभी हमने बात की कि ये क्या होता है, ये संज्ञा हुई कि जिससे भी हम शुरुआत कर रहे हैं, जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जिसका भी नाम आ रहा है, वो हमारी संज्ञा होती है। क्लियर? तो संज्ञा। अब यहाँ पर एक चीज हो रही है, क्या हो रही है? खा रहा है। ठीक है, वो खाना खा रहा है तो उसकी क्रिया क्या हो रही है? मतलब किसी भी काम करने वाली चीज या जिससे उसके होने का पता चलता है तो वो चीज कहलाती है क्रिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? खाना खाना, मतलब सॉरी, आम खाना। तो ये खाना क्या हो रहा है? तो ये इसकी क्रिया हुई कि खा रहा है। तो ये क्रिया से संबोधित किया। जैसे यहाँ पर आ रहा है नरेश पत्र लिखता है, तो नरेश तो संज्ञा हो गया और लिखना क्या हुआ? लिखना उसकी क्रिया हुई क्योंकि वो लिख रहा है। तो जो भी वो क्रिया कर रहे हैं वो उसकी क्रिया कहलाएगी। मतलब किसी काम का करना या होना, जैसे बताता है कि कोई एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, ये काम डन हो रहा है, ये काम चल रहा है, ये काम कंप्लीट होना है। तो ये सारी जो चीजें होती है, ये वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उसको बताते हैं कि यहाँ पर क्रिया हो रही है। जैसे वर्षा हो रही है, तो वर्षा यहाँ पर संज्ञा से हो गई, तो वर्षा हो रही है, पानी गिर रहा है, तो यहाँ पे क्रिया क्या हुई? वर्षा होना। ठीक है, इन वाक्यों में लिखता है, हो रही है शब्द जो है वो क्रिया है। मतलब कोई भी चीज जो हो रही है, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैडम पढ़ा रही है, तो मैडम संज्ञा हो गई, लेकिन पढ़ाना क्या हुआ? ये मेरी क्रिया हो गई। ठीक है, मैं होमवर्क करा रही हूँ, तो होमवर्क कराना इट्स क्रिया हो गई। आप पढ़ रहे हो, तो आपका पढ़ना जो है वो आपकी क्रिया हुई। तो जो भी काम डन हो रहा है वो क्रिया हुई। तो एक ही सेंटेंस में अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कितनी सारी चीजें पढ़ ली है। ठीक है, मतलब जो सेंटेंसेस होते हैं, अब हमें पता चला कि हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं उसमें कितनी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, आज मेरी फ्रेंड आने वाली है। ठीक है, मेरी फ्रेंड संज्ञा हो गई, इसी से समझ लेते हैं। उसका आना वो क्रिया हो गई क्योंकि वो आ रही है। ठीक है, आ रही है वो साथ में, मतलब कहाँ से आ रही है? वो अगर कोई प्लेस से बता दिया तो वो प्लेस। ठीक है, फिर मैंने सेकंड लाइन में बोला कि वो मेरे लिए ये चीज ला रही है, तो मैंने उसको वो से रिप्लेस किया कि अब वह मेरे लिए ये चीज ला रही है, तो वो क्या हो गई? वो उसका सर्वनाम हो गई। ठीक है, तो यहीं पे हमें पता चल गया। ठीक है, फिर वो बहुत सुंदर है, सुंदर होना उसकी विशेषता हो गई। क्लियर? वो सुंदर है तो सुंदर, आप कहेंगे कि सुंदरता वहां पे तो आपने संज्ञा से भी लिया था, लेकिन मैं यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि वह सुंदर है, तो सुंदर होना उसकी विशेषता है। तो यहाँ पे समझ में आया कि हम रेगुलर यूज में जितनी भी चीजों को यूज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हर चीज जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। और इतनी सारी चीजों को समझने के लिए हमें बहुत जरूरी नहीं है कि हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ हम सीख ले। ठीक है, जो प्रॉपर मीनिंग है, जो प्रॉपर अर्थ है, हम वो एक बार सीख ले, और फिर हमारे रेगुलर जो सराउंडिंग चीजें हैं उसी से हम बहुत सारे एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हमने लिखे हैं, जैसे नरेश हो गया ना, मैं कॉपी कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, मैं कॉपी में लिख रही हूँ, तो यही हो गया, लिखना मेरी क्रिया हो गई। मतलब हर चीज है ना, ये चीज बहुत अच्छी है कि प्रकृति में हर चीज है। तो जो चीजें हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो शब्द क्या होते हैं? हम सब बातें कर रहे हैं, हमने एक वर्णों का एक शब्द बनाया, एक सार्थक अर्थ निकाला, तो वो क्या हो गया? शब्द हो गया। जब आपने इन शब्दों को एक वाक्य में प्रयुक्त किया, जब आपने इन शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त किया, तो ये पूरा वाक्य हो गया। इसके हर एक पद, शब्द जो है, जैसे कि आपने हर एक शब्दों को, तो ये उसके पद हो गए। ठीक है, फिर हमने उसके प्रकार देख लिए कि किस तरीके से एक सेंटेंस के हर एक शब्द, हर एक पद कोई ना कोई विशेषता बताते हैं। लिखना उसकी क्रिया हो गई, सुंदर होना उसकी विशेषता हो गई, राम, नरेश, वर्षा, ये सब उसकी संज्ञा हो गई। तो हर एक शब्द से हमने अलग अलग उसकी चीजें निकाली कि कौन सा संज्ञा हुआ, कौन सा सर्वनाम हुआ, कौन सा विशेषण हुआ और कौन सा क्रिया हुआ। तो ये सारी चीजें, डेफिनेशन अगर आपको क्लियर हो चुकी हो तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट 2 डेज में आप जितने भी सेंटेंसेस बोलेंगे, जो भी करेंगे, तो आप थोड़े टाइम में, थोड़े 1-2 घंटे के लिए आप ये सोचेंगे कि मैंने जो भी कुछ बोला है, मैंने जो भी अपनी रूटीन में रखा है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया है, यहाँ पे कौन सी सर्वनाम है,
कौन सी संज्ञा है और कौन सी उसकी विशेषण या विशेषता है। तो बहुत ईजी हो गया जब आपने पता कर लिया। जैसे कि अब मुझे संज्ञा पता चल गया है, मुझे सर्वनाम भी पता है, उसकी विशेषता भी पता है क्या होती है और क्रिया क्या होती है। अब मैं मेरी डेली लाइफ में मैं जा रही हूँ, ठीक है, अब मैंने लिया मैं जा रही हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ, तो यहाँ पे मार्केट, एक तो मैं हो गई, मार्केट हो गया, और जा रही हूँ मेरा क्रिया हो गया, मैं संज्ञा हो गई। ठीक है, ये मार्केट को मैं ले सकूं कि वो स्थान है तो वो संज्ञा होगी। फिर मैंने वहां पे, अब मैं मार्केट को बार बार नहीं यूज करूंगी, मैंने वहां पे ड्रेस खरीदा, मैंने खाना खाया मार्केट का, होटल का, तो अब मैंने वहां पे यूज किया है, तो मतलब वहां जो शब्द हुआ वो मेरा हो गया सर्वनाम। क्लियर? ये हो गया। क्रिया क्या हुई? मेरा जाना, मेरा जाना क्रिया हो गई। तो मेरी रूटीन से ही मैंने हर चीज निकाल ली कि कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है और कौन सी क्रिया है। और वहां पे फिर खाना बहुत अच्छा था, तो अच्छा होना उस खाने की विशेषता हो गई, तो ये विशेषण हो गया। तो इस तरीके से हमने सारा फाइंड आउट कर लिया। तो हुआ ना इजी, मतलब हमारे रूटीन का ही हिस्सा है, बस आपको परिभाषा अच्छी से याद रखनी है। और ये आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपको आ जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लेकर के।